मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसे कि चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सख्त रवैया अपनाया, जिस तरह से टिप्पणियां की, जिस तरह से चुनाव आयोग से वही सवाल पूछे जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, जो संदेह विपक्ष को था वो ही सवालों में नजर आया सुप्रीम कोर्ट के भी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, जो फैसले सुनाए, जिस तरह से आधार कार्ड को मंजूरी दी, उसको लेकर अब विपक्ष बेहद उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि ये विपक्ष की बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार खबरें चल रही हैं, अभी भले ही इसकी शुरुआत, जो एसआईआर की शुरुआत है वो बिहार में की गई है, लेकिन अगला नंबर बंगाल का होगा, असम का होगा, यानी जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर एसआईआर कराया जाएगा। और विपक्ष जिस तरह के दावे कर रहा है कि सिर्फ ये तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है जिससे नाम काटे जा सके वोटिंग लिस्ट से, यानी वोटिंग लिस्ट में एक बार फिर धांधली के आरोप चुनाव आयोग पर तेज हो गए थे। और इन सब के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। 10 जुलाई को मामले में सुनवाई हुई और जो टिप्पणियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसने विपक्ष को बहुत ज्यादा राहत दी है। और उसके बाद से विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले हम प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो अब अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी को भी हम सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये विपक्ष की बड़ी जीत है और ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी जीत आप कह सकती हैं और पहली जीत अभी कह सकते हैं। बड़ी जीत तो और आगे आएगी जब इस पर फाइनल फैसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल पूछे चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग उन सवालों में घिरा हुआ नजर आया और चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब जो थे वो नहीं दिए जा रहे। जो 3 सवाल उनसे पूछे गए कि भाई क्या आप नागरिकता जांच रहे हैं, तो नागरिकता जांचने का आपको अधिकार नहीं है। दूसरा, आपने इसमें आधार को शामिल क्यों नहीं किया। आधार के नाम पर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र आप उसको शामिल कर रहे हैं, लेकिन आधार को आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने इसको आधार को शामिल क्यों नहीं किया। दूसरा, कि आपने जो 11 दस्तावेज बताए हैं उनमें से कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर वो 11 दस्तावेज जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आधार को आपने शामिल क्यों नहीं किया। अगर आपका ये कहना है कि सब ये आधार जो अधिनियम है उसमें उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना गया, तो बाकी 11 भी जो दस्तावेज आपने दिए उनको भी नहीं माना जाता है नागरिकता का प्रमाण पत्र। तो ये है। तो तीसरी बात ये कि इतने कम समय में आप कैसे कर लेंगे। आपने अगर किसी व्यक्ति का नाम काट दिया और उसकी प्रक्रिया पूरे करने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, इसका मतलब वो मतदान नहीं कर पाएगा, आपने उसको मताधिकार से वंचित कर दिया। और फर्ज कीजिए कि आपने 3 करोड़ नाम काट दिए, तो क्या सबको मौका मिलेगा अपना बात रखने का। तो इस पर चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आया और उसने कहा कि हम सबको अवसर देंगे, बिना किसी का बताए हुए नाम नहीं काटा जाएगा, बिना नोटिस दिए नाम नहीं काटा जाएगा। ठीक है, बिना नोटिस दिए नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन नाम अगर कट जाएगा तो आपने उसको मताधिकार से वंचित कर दिया। फिर आप उसको नागरिकता न्यायाधिकरण में आप भेज रहे हैं, तो आप कौन होते वही न्याय उसमें भेजने के लिए, न्यायाधिकरण में भेजने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे थे और ये सारी बातें थी, ये सवाल जो थे ये विपक्षी दल जो गए थे वहाँ याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से भी सारे सवाल उठाए गए। तो चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ नजर आया और एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी फटकार के लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, जब पूछा कि भाई क्या आप नागरिकता जानते हो, तो उनका नागरिकता का सवाल है। तो उस पर जस्टिस बागची जो उस पीठ में शामिल थे उन्होंने बहुत जोर देकर कहा यस सिटीजनशिप, यानी हाँ आप नागरिकता जांच रहे हैं। ये मतलब सवाल किया गया कि आपके पास ये अधिकार है ही नहीं कि आप नागरिकता जांच सकें, तो आप वो काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा झटका एक तरीके का आया करता है चुनाव आयोग को। फिर आखिर में जब ये आदेश लिखा जा रहा था तो उन्के वकील जो थे राकेश द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा कि साहब इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग का विवेकाधिकार है। तो इस पर जस्टिस सुभाष धूलिया जो ऑर्डर लिखा रहे थे उन्होंने कहा कि अपनी तर्क जो है ये 28 जुलाई के लिए संभाल कर रखिए। यानी कि 28 जुलाई को आप बात कीजिए, ये सारे तर्क जो आप दे रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जाए ये तर्क नहीं है कुतर्क है, तो आप इनको संभाल कर रखिए। और जो आदेश दिया है उस आदेश में साफ कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर स्टे की मांग नहीं की है तो इसलिए हम स्टे नहीं लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ आकर खुद कहा है कि वो जो मसौदा सूची है उसको 1 अगस्त से पहले जारी नहीं करेगा। 28 जुलाई अगली तारीख लगी हुई है, तो इसलिए उससे पहले आप इसको जारी नहीं करेंगे। 28 जुलाई को जो भी बात होगी उस पर आइए। तो एक बड़ी जीत समझी जा रही है, चूंकि अपने आदेश में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड, इन 3 को भी विचार करेंगे
मतदाता को करने के लिए। तो ये बड़ी जीत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिसपे गया था मुकदमा, ये सब लोग गए थे कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, तो और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि अगर मैं नागरिक नहीं हूं तो मुझको बताए कि आपकी नागरिकता नहीं है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात रेखांकित की गई दोनों जजेस के द्वारा जो उस पीठ में थे। तो ये बड़ा झटका जो है चुनाव आयोग को, और ये बड़ा झटका एक भारतीय जनता पार्टी को भी लगा। अंशतः जी बिल्कुल, लगातार जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी, ये भी बात निकल कर आई थी कि ये काम गृह मंत्रालय का होता है, इसमें चुनाव आयोग का काम नहीं होता। ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से कही गई और सवाल भी कई पूछे गए। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं विपक्ष की ये पहली जीत हुई है और वो उत्साह विपक्ष के अंदर दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। अमलेंदु जी, क्योंकि लगातार ये मुद्दा अब गरमाया रहेगा और जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में क्या जानकारी नहीं थी, यानी विपक्ष बार बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाएगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो राहुल गांधी के ओडिशा पहुंचने की आ रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दोनों ओडिशा पहुंच चुके हैं और वहां पर 12 बजे से उनका एक कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी। हाँ, एक तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है, आज उनको दोपहर 12 बजे भुवनेश्वर में बारामुंडा मैदान है, वहां एक जनसभा संबोधित करनी थी। तो राहुल गांधी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे। जब पहुंचेंगे तो वो भी हम अपने नागरिकों, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे इसकी। और 3 बजे जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ अपनी बैठक करेंगे पार्टी की, और दोपहर 3:40 पर प्रदेश पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच वहाँ एक बड़ी खबर ये है अंशिता कि स्टेट का जो रोडवेज है वहाँ का, उसके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसको लेकर भक्तचरण दास जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने अपील की ड्राइवर से कि भाई आप इसको अभी एक दिन के लिए आप अपना आंदोलन स्थित कीजिए, आपकी लड़ाई हम भी लड़ेंगे। और राज्य सरकार से कहा कि भाई आप जानबूझ के इनकी मांगे नहीं मान रहे हैं, बाद में मानेंगे, ताकि राहुल गांधी की सभा को डिस्टर्ब किया सके। ये एक बड़ी बात है। तो भक्तचरण दास ने जो कहा हम उसको भी सुन सकते हैं कि भक्तचरण दास ने कहा क्या है। जी, पहले हम भक्तचरण दास को सुनते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। चरण दास को सुन रहे थे। बता दें कि ये एक दिन पहले की बाइट है, जब आज क्योंकि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और उनका कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच में जैसे कि उन्होंने भी अभी जिक्र किया कि जो रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये हर बार देखा जाता है कि राहुल गांधी की जहां जहां रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई जनसभा होती है, तो उसमें किसी ना किसी तरह की अड़चनें जरूर पैदा की जाती हैं। और उसी को लेकर भक्तचरण दास अभी चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी बात यह है अमलेंदु जी कि वहां पर ओडिशा के ड्राइवर संगठन के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत मेंडुली, उन्होंने भी राहुल की रैली में जो ट्रक और बसें जो आने वाली हैं उन्हें रोके ना जाने की अपील की है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि एक संगठन के अध्यक्ष, ट्रक ड्राइवर संगठन के जो अध्यक्ष हैं, वो अगर राहुल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है कि किस तरह से आम जनता का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से जाकर मिलते हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलना और किस आम जनता के बीच जाकर मुखातिब होते हैं। कभी दिल्ली से भी उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, हर जगह जहां जाकर वो दलित बस्तियों में जाकर लोगों से मिलते हैं। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है, इसका असर अब दिखने लगा है और आम जनता अब राहुल गांधी के साथ खड़ी होने लगी है। बिल्कुल रिश्ता, आपने ठीक कहा कि आम जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। और ये जिस तरीके से ओडिशा में कई चीजें हुई हैं, तो अभी पिछले दिनों एक जबरदस्त आंदोलन कहा जाए विधानसभा के अंदर हुआ, कई कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया गया, उनको परिसर में भी नहीं जाने दिया गया, मतलब विधानसभा परिसर में नहीं जाने दिया, और काफी उसका हुआ। और यहाँ आकर उनकी जो कांग्रेस विधायक हैं फिरदौस शायद नाम है उनका, उन्होंने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और भक्तचरण दास ने भी दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ओडिशा के मामले को लेकर के किस तरीके से। दूसरा वहाँ जो भगदड़ हुआ था उसके खिलाफ वहाँ काफ़ी आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में भी जो था वो कांग्रेस ने उसमें इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़कर आंदोलन किया उसको, ये सारी चीज़ें। तो राहुल गांधी आज वहाँ जनता से वहाँ बातचीत करने गए हैं, उनकी बातें सुनने के लिए गए हैं, अपनी बात कहने के लिए गए हैं। तो वहाँ बीजेपी में एक परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है, और भक्तचरण दास साफ आरोप लगाते हुए कह रहे दिखाई पड़ रहे हैं कि अब ड्राइवर एसोसिएशन की आड़ लेकर सरकार जो है वो इसको मामले को लंबा खींचना चाहती है, ताकि राहुल गांधी की सभा को डिस्टर्ब किया सके। और फिर आपने बताया कि जो ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि भाई राहुल गांधी की सभा में जो वाहन आ रहे हैं उनको
आने दिया उनको आने दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात यह है कि मतलब जो आंदोलनकारी वो समझ रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। जो भक्तचरण दास कह रहे थे, इसका मतलब कि सरकार जानबूझकर इस मसले को लटका रही है ताकि राहुल गांधी की सभा को डिस्टर्ब किया जा सके। ये आंदोलन करने वाले भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। ये महत्वपूर्ण बात है जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे कि हम लगातार कह ही रहे हैं कि राहुल गांधी को अब आम जनता का समर्थन मिलने लगा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है वो मोदी सरकार की, बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में अड़चन पैदा की जाती है। लेकिन राहुल गांधी भी रुकते नहीं है। ये लगातार देखा गया है कि उन्हें कितना भी रोकने की कोशिश की गई हो, उन्होंने जनता तक अपनी आवाज पहुंचाई है। बिहार की भी कई तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई जब वो जाना चाहते थे, उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया गया, आखिरी मौके पर कह दिया गया कि ये जगह आपको नहीं मिल सकती। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। यानी एनडीए सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, तो वो राहुल गांधी को उनके कार्यक्रमों को नहीं करने देती है। लेकिन बड़ी बात यह कि जैसा कि आपने कहा अमलेंदु जी, ये बात अब आम जन को समझ में आने लगी है और इसीलिए वो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये सही है। अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी बिहार बंद के चलते जब 9 जुलाई को बिहार में पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था, चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। और ये चीज बता रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर अब मजबूत हो रही है। देखा गया वहां पर कि बिहार बंद का काफी ज्यादा असर देखने को मिला। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बिहार बंद बुलाया गया उसको पूरी बिहार की जनता ने समर्थन दिया। और ये डर अब दूसरे राज्यों में बीजेपी को दिखने लगा। यानी एनडीए की सरकार थी वहां पर, बावजूद इसके जिस तरह से वहां बिहार बंद का समर्थन किया गया, उससे कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के अंदर खलबली मची हुई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सक्रियता है। राहुल गांधी जिस तरह से हर राज्य में जाकर अपनी बात कह रहे हैं, संविधान की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या आम जनता की तकलीफों को सुनना, उन्हें फिर संसद के अंदर उठाना, सड़क पर भी उतरकर अब आम जनता की आवाज को उठाना, ये सारी चीजें राहुल गांधी के पक्ष में अब दिखाई भी देने लगी, क्योंकि आम जनता भी अब पलटकर राहुल गांधी के साथ यहां पर खड़ी दिखाई दे रही है। और इन सब पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह वो सरकार पर निशाना साधेंगे, किस तरह वो मोदी सरकार को घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे, इस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है उस पर एक बार फिर मैं वापस आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि बिहार में जब से एसआईआर का मुद्दा छिड़ा है, ममता बनर्जी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही हैं और लगातार सरकार पर और चुनाव आयोग पर हमलावर है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, सरकार पर चुनाव आयोग पर हमलावर है। दूसरा ही कि देश भर में जिस तरह की चीजें हो रही है, एक तो बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यानी आप अगर बांग्ला भाषा बोलते हैं तो आप बांग्लादेशी ठहरा दिए जाएंगे ये। और तो इसको लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा नाराज है और कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। अभी उड़ीसा में ही हुआ, वहाँ नदिया जिला जो है बंगाल का, वहाँ के 28 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया और बांग्लादेशियों के साथ उनको रख लिया गया। तो उस पर महुआ मोइत्रा ने काफी सख्त टिप्पणी की, उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया, उसको भी हम सुनेंगे। इधर दिल्ली में अंशतः बंगालियों की कॉलोनी है, वहाँ बिजली काट दी गई और पानी काट दिया गया। और ये इसको लेकर जो बसंत कुंज में जय हिंद कॉलोनी है वहाँ, इसको लेकर ममता बनर्जी काफी सख्त नाराज है। और कल उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी जो है वो की है और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो अब जो उन्होंने ट्वीट किया है वो हम दिखा सकते हैं। ये ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, वो अंग्रेजी में है, आप उसका हिंदी में बता सकती हैं कि ममता बनर्जी ने ट्वीट क्या किया। अंशुदा जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर ममता बनर्जी का वो ट्वीट लाया जाए और उसका इंग्लिश में, क्योंकि वो ट्वीट है जैसे कि आप बता ही रहे हैं अमलेंदु जी, इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता देते हैं। तो ममता बनर्जी ने लिखा है, नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित जय हिंद कॉलोनी से उत्पीड़न की चौंकाने वाली खबर सुनकर मैं बेहद परेशान हूं। ये बस्ती मुख्यतः बंगालियों की है जो शहर के असंगठित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कथित तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश पर उनकी पानी की आपूर्ति काट दी गई, बिजली के मीटर जब्त कर लिए गए और परसों अचानक बिजली काट दी गई। निवासियों का ये भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने आरएएफ कर्मियों के समर्थन से उनके द्वारा मंगवाए गए और भुगतान किए गए निजी पानी के टैंकरों को रोक दिया। पिछले दिसंबर में दिल्ली पुलिस द्वारा एक और उल्लंघन के मामले का जो मामला निकल कर आया वो न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद जबरन बेदखली की प्रक्रिया चल रही है। अगर आश्रय, पानी और बिजली के बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने का दावा कैसे कर सकते हैं। बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं जो सम्मान के साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।
जहां बंगालियों के साथ अपने ही देश में घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। ये लोग भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई और, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो। पश्चिम बंगाल में बंगालियों को वंचित करने के अपने प्रयासों में विफल होने के बाद भाजपा अब अपने बांग्ला विरोधी एजेंडे को रणनीतिक और व्यवस्थित तरीके से देश के अन्य हिस्सों में फैला रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से परेशान करने वाली खबरें सामने आई हैं, जहां बंगाली भाषी लोगों को लक्षित उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अब ये शत्रुता का पैटर्न राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच गया है। जब बंगाल के लोगों के साथ उनके ही देश में अतिक्रमणकारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे और बंगाल हर उत्पीड़ित आवाज के साथ एकजुटता से खड़ा है। हम इस मुद्दे को हर संभव हर मंच पर उठाएंगे। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि जो करने की कोशिश की जा रही है बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, जिस तरह से बंगाल के रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर जो टारगेट किया जा रहा है और जो एक नया माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये इसको लेकर ममता बनर्जी साहब कहा है कि हम इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। ये उनका ममता बनर्जी का कहना है और बहुत लंबा चौड़ा ममता बनर्जी का ट्वीट है जिसको आपने पढ़कर सुनाया अभी अंशता, ये हिंदी उसका अनुवाद आपने बताया कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। इसी तरीके से महुआ मोइत्रा जो है वो भी नदिया जिले के मजदूरों को लेकर अपनी बात कह रही है और कल जो एक ट्वीट किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के 24 साल के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का 1 साल के शासन में ही उड़ीसा में इस तरह की घटनाएं होने लगी। और ये भी उन्होंने कहा महुआ मोइत्रा ने कि उड़ीसा की जो अर्थव्यवस्था है वो 50% जो पर्यटक हैं वो पर्यटक बंगाल के आते हैं उनके बल पर चलती है। तो अगर आप बंगालियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो फिर इसके खामियाजा उड़ीसा को भुगतना पड़ेगा। और ये सिर्फ पर्यटकों के सवाल नहीं है अंशिता, सवाल ये है कि अगर बांग्ला भाषी है तो आप उसको तुरंत बांग्लादेशी साबित कर देंगे। तो ये बांग्ला भाषियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार पूरे देश भर में किया जा रहा है, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में, ये एक चिंता का विषय। इसको लेकर महुआ मोइत्रा अपनी सख्त नाराजगी जता रही हैं। तो महुआ मोइत्रा को भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कहा महुआ मोइत्रा। जी, महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया है और आज ही उन्होंने एक और बयान जारी किया है जिसका हम चाहेंगे कि उसको सुना सके हम अपने दर्शकों को। क्या कुछ कहा है महुआ मोइत्रा ने? मोइत्रा को सुन रहे थे और इनका ये कहना है कि 2 लोगों को सिर्फ इसलिए हिरासत में रखा गया है क्योंकि उनके फोन में एक बांग्लादेशी नंबर था। और ये बड़ी बात है यहाँ पर, यानी साफ साफ जो बात ममता बनर्जी ने अभी अपने ट्वीट के जरिए कही है, महुआ मोइत्रा को भी हमने सुना, उन्होंने भी ये बात कही है कि सिर्फ एक बड़ा मुद्दा बनाकर बंगाल के रहने वाले लोगों को, भारत के नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर सिर्फ बंगाल चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, ये है बंगाल चुनाव और खासतौर से बिहार में अभी जो चुनाव है उसको लेकर भी, और बांग्ला भाषियों को पूरे देश भर में खलनायक के तौर पे पेश करके ये किया जा रहा है। और जो कह रही है महुआ मोइत्रा, ये कह रही है कि रोबीउल शेख और मोहिर मुंशी जिनको गिरफ्तार किया गया उनके पास सत्यापित दस्तावेज हैं, फिर भी ओडिशा सरकार द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फोन में एक बांग्लादेशी नंबर था। वो कह रही है अगर यही तर्क है तो इस तर्क के आधार पर तो सभी BCCI सदस्यों को हिरासत में लिया जाना चाहिए, क्योंकि BCCI के सभी सदस्यों के पास बांग्लादेश के नंबर है। बिल्कुल सही बात। तो इस पर सबको ले दो, मतलब अगर किसी नंबर के सेव है कोई बांग्लादेश का नंबर तो आप उसको बांग्लादेशी ठहरा के और गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा तर्क जो है वहाँ की ओडिशा सरकार ने दिया, गिरफ्तार किया, इसको लेकर वो अपनी सख्त आपत्ति जता रही है। अब यही जो है अंशता, ये मामला सीधा सीधा जाकर जुड़ता है बिहार में जो SIR चल रहा है उसके साथ भी। इसी तरीके से आप लोगों को बांग्लादेशी साबित कर देंगे, इसी तरीके से आप लोगों को नेपाली साबित कर देंगे, इसी तरीके से आप लोगों को पाकिस्तानी साबित कर देंगे। तो आप किसी को कुछ भी आप साबित कर सकते हैं जो कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है और असली मुद्दों पर ध्यान ना जाने पाए, चूंकि मुद्दा देखिए अब चर्चा किस पे हो रही है, SIR पे हो रही है। अब महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होना बंद हो गई। बिल्कुल, चूंकि बड़ा मुद्दा यह गया, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा तो तब होगी ना जब आप नागरिक होंगे। बिल्कुल, अभी तो आपकी नागरिकता ही खतरे में पड़ी हुई है। भाई आप आधी आबादी जो है, यानी आप 140 करोड़ लोगों में से अगर 70 करोड़ को आप विदेशी नागरिक घोषित कर देंगे तो इन्हें क्या सबको ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डुबो देंगे 70 करोड़ लोगों को जी। लेकिन चुनावी मुद्दा बन जाएगा, बना लिया जाएगा उसको, और अपनी जनता जो चुन ली जाएगी, हमारी जनता वोट डालेगी, हमारे खिलाफ जो वोट नहीं डाला जाएगा ये है। लेकिन कल जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, योगेंद्र यादव एक याचिका करता है, उसमें
और उन्होंने कल जो पहली टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट से खड़े होकर वो टिप्पणी दी, अंशतः हम उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है, योगेंद्र यादव का, कि ये पहला ही चरण है और पहली एक बड़ी जीत एक लोकतंत्र की है इस मसले में, क्योंकि इस ऐसे मसले में कोई अंतरिम आदेश या कोई फाइनल आदेश नहीं आ सकता है कि सुनवाई में, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो लेकिन पहले चरण में ही जो सवाल पूछे गए और जो कहा गया कि आपको काउंटर एफिडेविट देना है चुनाव आयोग से, उसमें चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ नजर आया और साफ तौर पे कह दिया गया कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है, जो कि याचिकाकर्ताओं की बड़ी मांग थी। तो हम लोग बिल्कुल, हम योगेंद्र यादव को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, फिर इस पर आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोटबंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी वो इस ऑर्डर के खिलाफ थी। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और PUCL जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगेगी, और दोनों ही चीज़ों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते थे। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसे प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है, और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम हो गया? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पर आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है, और पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीज़ों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए, आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में SIR की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए, वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है, राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब, ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम, यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं, और स्टे क्या चीज़ होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा की कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोटबंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं थी। कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, अभी बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता।
लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोटबंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फ़ोन कर लेना, पूछना उनके घर आगे आया नहीं। और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया। यादव को सुन रहे थे और उन्होंने किस तरह से पूरे मामले को समझाया, कई चेतावनियां भी दी, ये भी कहा कि आप अगर आपका कोई बिहार में रहता है तो उन्हें ज़रूर कॉल करें, उनसे सवाल पूछें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने योगेंद्र यादव के इस वीडियो में सुनी जो उन्होंने अभी बयान दिया। तो यानी ये साफ है कि SIR का मुद्दा तेजी से उठ रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो पहली सुनवाई हुई और उस पहली सुनवाई में विपक्ष के पक्ष में जो जाता हुआ दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट, या जो टिप्पणियां, जो सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से किए जा रही थी, वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई। तो इससे विपक्ष का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और बड़ी बात यह भी अमलेंदु जी की DV लाइव की खुद टीम भी वहां पहुंची थी और वहां पर जाकर जिस तरह से लोगों से बात की, लोगों में नाराजगी है चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद से। और गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग के इस आदेश को कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब आम जनता ये मान चुकी है, ये समझ चुकी है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है और इससे बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। यानी एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के जिस आदेश को अपने फायदे के लिए बुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, या कह सकते हैं कि बीजेपी ये सपना सजा रही थी कि चुनाव आयोग ने जो ये आदेश दिया है इससे उसे बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं अब ये आदेश उसके गले की फांस बनता जा रहा है, सिरदर्द बन रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके गले की सिरदर्द बन रहा है। और चूंकि अब ये इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए कि वो DM साहब जो है वो BLO को निर्देश दे रहे हैं कि भाई फॉर्म भर दो, किसी पास कागज नहीं है तब भी भर दो, फोटो नहीं है तब भी कर दो, इस तरीके का। और इसी तरीके का विज्ञापन भी जारी किया था चुनाव आयोग ने और फिर बाद में कहा कि नहीं, हमने इसमें कोई छूट नहीं दी है। तो ये एक कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास चुनाव आयोग ने किया। लेकिन ये बड़ा एक कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत करारा तमाचा जो कहा जा सकता है वो चुनाव आयोग के गाल पे पड़ा है कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है और आप अंतरिम मसौदा सूची जारी होने से पहले आप जो है पहले सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वहाँ बातचीत होगी 28 जुलाई को, उसके बाद इस पर कोई आदेश आएगा तब उस आगे उस पर बढ़ाया जाएगा। और ये भी कहा चुनाव आयोग ने अंशिता कल कि भाई आप बिहार में अभी से करना क्यों चाहते हैं, आपको ये करना है तो पूरे देश भर में कीजिए, एक साथ कीजिए और जब चुनाव ना हो तब कीजिए। आप बिहार के चुनाव के बाद इसको कर सकते हैं, आखिर दिक्कत क्या है, और बिहार में ही अभी क्यों, ये सारे भी सवाल उठे। तो बहुत सारे सवाल उठे। इसको लेकर कल जो एक प्रमुख प्रतिक्रिया दी पप्पू यादव ने, जो कि निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, और वो सबसे पहले उन्होंने ही घोषणा की थी बिहार बंद की और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन इस बिहार बंद में शामिल हुआ। तो पूरे बिहार में ज़बरदस्त तरीके से इसकी सफलता हुई और आम जनता सड़कों पर उतरी और ज़बरदस्त तरीके से। असल में वहाँ जो आपने बात की वो है कि चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं, बल्कि ये गुस्सा मोदी जी और मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बीजेपी के कहने पर कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर कर रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम बन गया है। इस तरीके की तमाम बाइट्स आम लोगों की वो आई हैं, अंशिता जो सोशल मीडिया पर भी फैल रही हैं। हम लोगों के भी, हमारे जो संवाददाता हैं समीर अहमद मिश्र जी, वो थे वहाँ, उन्होंने वहाँ आम लोगों से बातचीत की। उन लोगों का, तमाम लोगों का ये कहना था कि ये चुनाव आयोग नहीं, इसके पीछे तो बीजेपी है। और एक तो JP सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी जी ये सब गड़बड़ मत कीजिए, आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये गुस्सा जो है आम नागरिकों का वो मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है कि ये मोदी सरकार जो है वो आम नागरिकों का मताधिकार और उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास कर रही है। तो पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया उसको बता सकते हैं। जी बिल्कुल, पप्पू यादव ने लिखा है कि चुनाव से ठीक पहले वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की गंदी नीयत को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। आखिर चुनाव आयोग को संविधान की किस धारा से नागरिकता तय करने का अधिकार मिला? उससे आधार को निराधार और खुद के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को खारिज करने की ताकत कहां से मिली? लोकतंत्र जिंदाबाद, जय संविधान। यानी
लगातार यही देखा जा रहा है और हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं अमलेंदु जी कि विपक्ष का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्ष को एक पहली जीत मिली है। और बड़ी बात तो ये कि प्रियंका चतुर्वेदी ने तो सीधा सीधा इसे सुप्रीम कोर्ट की जीत ही बता दिया था, क्योंकि लगातार उस बयान के काफी बड़े मायने हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ही टसल चल रहा था पिछले दिनों। जिस तरह से धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनका बयान आना, निशिकांत दुबे का बयान आना, दूसरे जो तमाम बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी ना करे, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो एक लड़ाई जो छिड़ गई थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, उस सब के बीच में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी जनता के हक में और विपक्ष के हक में जो ये टिप्पणियां की हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जिस तरह की बात प्रियंका चतुर्वेदी ने की। वहीं इस वक्त हम देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ओडिशा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ हैं और वो अब उस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं जिस कार्यक्रम के लिए वो ओडिशा पहुंचे हैं। अब सभी की निगाहें इस चीज पर टिकी हुई हैं कि राहुल गांधी ओडिशा पहुंचकर ओडिशा सरकार पर, मोदी सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाते हैं, किस तरह से हमला बोलते हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अब मुखर हैं, पहले से भी ज्यादा मुखर दिखाई देते हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में उनको रोकने की भी पूरी कोशिशें की गई, जैसा हर राज्य में होता है, ओडिशा में भी हुआ। लेकिन उड़ीसा की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दी। हमने यहाँ पर बात भी की थी कि कैसे ट्रक जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा सभी से ये अपील की कि ट्रक्स और बसेस को रोका ना जाए जो राहुल गांधी की रैली में जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात है कि किस तरह से अब आम जनता आगे आकर राहुल गांधी के लिए अपील कर रही है, यानी राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठाते हैं और अब आम जनता राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी बात है अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल एक बड़ी बात है और ये मतलब जनता में लोकप्रियता राहुल की बढ़ रही है, इसकी तरफ इशारा है। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक और बात है अंशिता, 9 जुलाई को मोहन भागवत जो थे वो एक कार्यक्रम में थे नागपुर में जी, और वहाँ उन्होंने जो कह दिया उसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि 75 की उम्र के बाद सम्मान नहीं, विदाई जो है वो होनी चाहिए और आदमी को खुद छोड़ देना चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारा दिया है कि भाई 75 के हो रहे हो सितंबर में, 17 सितंबर को, उससे पहले ही छोड़ दो वरना हटा दिए जाओगे। अब ये साफ तो नहीं कहा मोहन भागवत ने, लेकिन जो सियासी चटखारे लिए जाते हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया है। इधर जिस तरीके से अब आरएसएस और बीजेपी के बीच बीजेपी का अध्यक्ष चुनने को लेकर संघर्ष बढ़ा हुआ है, उसको भी इससे देखकर जोड़ा जा रहा है कि आरएसएस चाहता है कि उसकी मर्जी का अध्यक्ष हो ताकि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर को रिटायर किया जा सके। नरेंद्र मोदी किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं है इस तरीके से। लेकिन इस रिटायरमेंट के बीच अमित शाह जो वो अपने रिटायरमेंट की बात करने लग गए। अब वो बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। अरे भाई, तो रिटायर हो रहा है तो ले लो, मोदी जी से पहले संन्यास ले लो जी। तो अभी से काहे बता रहे हो आप? तो भाई अभी 60 के भी नहीं हुए हैं अमित शाह, तो अभी शायद 57 के 58 के अमित शाह, तो आपको तो 75 का होने में अभी साल है, मतलब 15 साल तो कम से कम है ही, 17 साल भी है। तो अभी से आप रिटायरमेंट की घोषणा क्यों कर रहे हैं? तो क्या अमित शाह भी मोदी जी से कह रहे हैं भाई रिटायर हो, अब मुझको आना है आगे जी? हो सकता है अमित शाह भी ये इशारा कर दे रहे हो नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी आप रिटायर होइए और वेद उपनिषद पढ़िए, चूंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। अमित शाह पढ़ेंगे, वो भी कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है, तो मोदी जी ने भी नहीं पढ़ा, तो बता रहे हैं मोदी जी को भाई आप पढ़िए वेद और उपनिषद। इसको लेकर जयराम रमेश ने टिप्पणी की है और पवन खेड़ा ने भी टिप्पणी की है, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर टिप्पणी आई है अंशिता जी। बिल्कुल, लगातार अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया। इससे पहले संजय राउत ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर निशाना साधा था। और ये बड़ी बात जैसे कि आपने भी कही अमलेंदु जी, लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव जिस तरह से लगातार टाला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि जेपी नड्डा ही उस पद पर बने रहे, क्योंकि सभी का ये मानना है कि जेपी नड्डा सिर्फ रिमोट की तरह काम करते हैं, यानी सारे फैसले मोदी जी और पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से लिए जाते हैं, दो आला कमान की तरफ से लिए जाते हैं। जेपी नड्डा को जो कह दिया जाता है वो करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस की पकड़ अब ढीली होती जा रही है बीजेपी पर। इसी वजह से आरएसएस चाहता है कि अब अध्यक्ष उसकी पसंद का आना चाहिए, और यही वजह है क्योंकि दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और लगातार चुनाव
चुनाव टलता चला जा रहा है, लेकिन अब मोहन भागवत का बयान आया है और उससे एक बार फिर अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। और इस सब के बीच में जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, पहले हम आपको वो पढ़कर सुना देते हैं। जयराम रमेश ने किस तरह से इस मुद्दे पर चुटकी ली है ये कहा जा सकता है। तो जयराम रमेश ने लिखा है, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसे घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया है कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने, यानी यहाँ पर अभी लगा, मतलब जैसे देखा जा सकता है कि हमने कहा चुटकी ली है उन्होंने, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी का आईटी सेल पूरा इस प्रचार प्रसार में लगा था कि कैसे पीएम मोदी जब दूसरे देशों में गए हैं तो उनका सम्मान हुआ है, सर्वोच्च सम्मान मिला है, और उसकी खुशी वो पूरी तरह नहीं मना पाए हैं। उससे पहले मोहन भागवत ने उन्हें एक झटका दे दिया है, याद दिला दिया है कि अब जो ये प्रधानमंत्री के तौर पर आप जो विदेश दौरे करते रहते हैं, सर्वोच्च सम्मान जो लेते रहते हैं, वो अब ज्यादा दिन का नहीं रह गया है, मतलब अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिटायरमेंट की बात हो रही है। और जैसा मैंने कहा अंशिता कि भाई क्या अमित शाह भी संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी रिटायर होइए, मोहन भागवत भी कह रहे हैं, विपक्षी कह रहा है कि मोदी जी को संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी अब रिटायर होइए, बहुत हो गया आपको, बहुत आपने जो है मौज ले ली, ये कहा जा रहा है। अब मोदी जी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, वरना फिर लंगड़ी सरकार नहीं चलाते मोदी जी, लंगड़ी सरकार मोदी जी चला रहे हैं। तो ये है, लेकिन इसको लेकर पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, पवन खेड़ा को सुनते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अब ये खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहाँ होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। को भी हम सुन रहे थे और पवन खेड़ा ने भी वही बात दोहराई है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने पीएम मोदी को यह संदेश दे दिया है कि अब आपका समय पूरा हो चुका है और अब किसी दूसरे को आना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये सारे फैसले तभी हो पाएंगे जब बीजेपी अध्यक्ष बदला जाए, और उसी पर ही बीजेपी आलाकमान यानी मोदी और अमित शाह ने अभी ब्रेक लगा रखा है, क्योंकि वो चुनाव होने नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के आरोप अंदर खाने भी यही खबरें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, अंदर खाने भी यही खबरें चल रही है, क्योंकि आरएसएस अपने मन का बनाना चाहता है। खबरें ये चल रही है कि आरएसएस संजय जोशी को बनाना चाहता है, किसको बनाना चाहता है वो आरएसएस जाने नहीं कह सकते, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि जेपी नड्डा बने रहें जी। तो ये मोदी जी की तरफ से दबाव, तो इसलिए बार बार वो अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, कभी कोरोना का बहाना, कभी किसी का बहाना, कभी किसी बात का बहाना। अब बहाना आ जाएगा कि बिहार में चुनाव है तो इसलिए अब रोक दिया जाए, तो ये सारे बहाने चलते रहेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि संघर्ष जो है वो निश्चित तौर पर उनके बीच चल रहा है, कुछ ना कुछ आरएसएस और मोदी जी के बीच। अब मोदी जी को संदेश दिया है भागवत ने कि भागवत ने खुद के लिए कहा है, ये तो भागवत जी जाने, क्योंकि भागवत जी इशारों में बात कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, इससे पहले भी कह चुके हैं, या आदमी को खुद को देवता नहीं समझ लेना चाहिए, ये भी मोदी जी के लिए कहा था। और मतलब जो नारे थे सरकार को लेकर के इतना पार हो जाएगा बहुमत को, उसको भी लेकर भी कहा था कि साहब वो सबक सिखा देती है जनता। तो अब ये मोदी जी ने सबक सीखा नहीं सीखा हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या भागवत जी सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं मोदी जी को, तो कहे खुलकर, और अगर नहीं उनके लिए कह रहे हैं तो कहें कि उनको लेकर नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद भागवत जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ खुलकर कुछ बोलने की, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लगता है जी। बिल्कुल, लगातार मोहन भागवत अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। आपको याद होगा जब जेपी नड्डा ने बयान दे दिया था कि अब ज़रूरत नहीं है बीजेपी को और आरएसएस को अपने कामों में लगना चाहिए, उसके बाद जिस तरह से जब चुनाव के नतीजे आए और
आपने भी अभी कहा लंगड़ी सरकार, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार जिस तरह से बीजेपी चलाने पर मजबूर है, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि जेपी नड्डा के खिलाफ नाराजगी आरएसएस की बढ़ी है और आरएसएस खुलकर लगातार बीजेपी पर और खासकर मोदी पर, अमित शाह पर और जेपी नड्डा पर निशाना साधता दिखाई दिया है। आरएसएस की तरफ से ये बताया गया है कि आप हमारे बिना कुछ भी नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं बार बार ये देखा गया कि बीजेपी को भी इस बात का जब लोकसभा चुनाव में एहसास हो गया तो उसके बाद से आरएसएस को मनाने की कोशिशें भी लगातार की गई। जेपी नड्डा बाकायदा पहुंचे थे और वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। फिर हरियाणा चुनाव से पहले आरएसएस को मनाने की कोशिश की गई, मोहन भागवत की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ये सारी चीजें की गई, लेकिन आरएसएस अपनी मांग पर अब अड़ा हुआ है। आरएसएस ये मान चुका है कि बीजेपी अध्यक्ष अब उसकी पसंद का होगा। जैसे कि आपने कहा संजय जोशी, वसुंधरा राजे, ये वो नाम है जिससे पीएम मोदी की तनातनी देखने को मिली है। जो इतिहास उठाकर आप देखें तो इनके बीच बहुत ज्यादा तल्खियां देखने को मिली हैं और इसीलिए अब आरएसएस चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा बैठना चाहिए जो पीएम मोदी और अमित शाह पर हावी हो, ना कि उनके रिमोट से वो चले। और इसीलिए ये लड़ाई बनी हुई है और बीजेपी अध्यक्ष पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा है। और इन सब से के बीच में जो एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से उठा है उसने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार से कई तरह की ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि खुद बीएलओ अब परेशान हो चुके हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनका भी यही कहना है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी, आम जनता को समय मिलना चाहिए, ये एक बड़ी प्रक्रिया है और उन पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि समय सीमा कम है। तो कई बीएलओ ने भी इस चीज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अब बीएलओ भी नाराज है, बिहार में रहने वाले लोग नाराज हैं, बिहार छोड़कर जो नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जो रह रहे हैं बिहारी, उनकी भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं कि वो कैसे अपना काम धंधा छोड़कर बिहार जाएं चुनाव से पहले और ये सारे दस्तावेज इकट्ठे करके दें। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। ये नाराजगी यानी पूरी बिहार की जनता जो बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं और बिहार में तो इसका असर दिखेगा ही दिखेगा। इसका असर आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी दिखेगा। अगर चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी कंटिन्यू की तो ये बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बीजेपी की चिंता अब बढ़ने वाली है। हाँ, बीजेपी की चिंता बढ़ने वाली है अंशना, निश्चित तौर पे। चूंकि चुनाव आयोग में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घिरा है और 28 जुलाई को जब बहस होगी तो एक बड़ी इस पर बात हो सकती है, ये देखने में आ रहा है। और इस कार्यक्रम के अंत की तब बढ़े अंशना, उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर ये है कि जो एक उदयपुर फाइल्स पिक्चर आ रही थी उसको रिलीज ना किया जाए, इसको लेकर मतलब ये याचिका गई थी कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक इसको रिलीज ना किया जाए। उसको याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि चूंकि पहले ही इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो इसकी रिलीज पर रोक लगा चुका है, तो इस समय इस याचिका को सुनने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके रिलीज पर, वो रोक लगी रहेगी, इसलिए ये याचिका निस्तारित कर दी गई है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट से भी खबर है। यानी जिस तरह से कुछ फिल्मों के सहारे से जो माहौल को खराब करने की, गरमाने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि जो रोक लगाई गई थी उस पर अब दोबारा सुनने का मतलब नहीं बनता, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई उससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सहमत है और उस रोक को बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पर एक के बाद एक झटके लगते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी को। और बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसकी पहली ही सुनवाई में चुनाव आयोग को और बीजेपी को बहुत करारा झटका लगा। विपक्ष उत्साहित है क्योंकि विपक्ष के लिए ये पहली जीत है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तल्खियां देखने को मिली, जिस तरह से टिप्पणियां देखने को मिली 28 जुलाई को, अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर टिकी हुई है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और तय क्या माना जा रहा है, लगातार जानकारों की तरफ से, पूर्व चुनाव आयुक्तों की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो ये समय चुना है ये समय पूरी तरह से गलत है। इससे सिर्फ और सिर्फ जो आम नागरिक हैं उनका मताधिकार छिनेगा और इसलिए ये दिक्कतें अब चुनाव आयोग के लिए आगे बढ़ने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल, ये चुनाव के लिए आगे बढ़ने वाली हैं। और अब खबर ये आ रही है अंशिता कि राहुल गांधी जो है मंच पर वहाँ पहुँच चुके हैं उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और वो अब